सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। हवा की दिशा बदलते ही राज्य को तेज धूप और लू से कुछ राहत मिल गई। केवल 24 घंटे में ही दिन का तापमान ज्यादातर राज्यों में 9 डिग्री सेल्सियस गिर गया। रात के तापमान में भी करीब 4 डिग्री की कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो मौसम में तेजी से बदलाव होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी। 1 जून से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले काफी तेजी से फैल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य में प्रतिदिन 200 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 246 कोविड-19 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7000 के पार पहुंचकर 7071 हो गया है। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में फिलहाल 2820 एक्टिव पेशेंट है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अभी तक 4062 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। धोखाधड़ी के मामले में सीतापुर जेल में कैद रामपुर से सपा सांसद आजम खान को एक और झटका लगा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आजम के जौहर ट्रस्ट को वक्फ संख्या 157 के मुतवल्ली यानी धार्मिक संस्था की संपत्ति का रक्षक पद से हटा दिया है। बोर्ड ने 24 परिवार को जगह आवंटित की है। बोर्ड ने अपने आदेश की कॉपी जौहर ट्रस्ट के अलावा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक रामपुर को भी सौंपी है। आपको बता दें कि सपा शासन काल में आजम खान वक्फ मंत्री थे। उन्होंने साल 2016 में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वक्फ संख्या 157 यतीम खाना रामपुर का गैर कानूनी ढंग से जौहर ट्रस्ट को मुतवल्ली बनवा दिया था। उसके बाद आजम खान ने वहां से 26 परिवारों को न सिर्फ बलपूर्वक बेदखल कर दिया था, बल्कि उनके घरों में लूटपाट कराकर घरों पर बुलडोजर चलवा दिया था। बाद में आजम खान ने वहां स्कूल के नाम पर बिना नक्शा पास कराए अपनी अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसों की सूची में फर्जीवाड़े के मामले में घिरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सरकार की ओर से केस डायरी जमा नहीं करने की वजह से विशेष जज पीके राय ने लल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 मई तक के लिए टाल दी। बनारसी साड़ी अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन अब बनारसी लंगड़ा व बनारसी दशहरी आम संयुक्त अरब अमीरात की पहली पसंद बन गया है। यहां से 3 टन आम दुबई के लिए निर्यात किया गया। इससे लॉकडाउन के बीच आम के कारोबारियों को काफी सहूलियत मिली है। जिले के इतिहास में यह पहला मौका है जब यहां से आम दुबई निर्यात किया गया है। इस काम में एपीडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की भूमिका रही है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन अटकलों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि कोविड-19 के प्रकोप की वजह से पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर में चुनाव अपने समय पर होंगे। पंचायत चुनाव को पूरा करने की समय सीमा 25 दिसंबर है। मंत्री ने कहा कि 4 जिलों में परिसीमन के कामों को पूरा करने, 48 जिलों में 1000 ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और रोल संशोधन का काम पूरा करने में कम से कम 6 महीने की जरूरत है। कानपुर देहात के खरका घाट पर रुपए के लेन देन में खनन पट्टा के साझेदारों में खूनी संघर्ष हुआ। ताबड़तोड़ फायरिंग से मौके पर भगदड़ मच गई, जिसमें गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के साथ आला अधिकारी ने मोर्चा संभाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही कानपुर मंडल के आईजी ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।
केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में अमौली ब्लॉक स्थित एफसीआई यानी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के गोदाम पर छापा मारा। यहां से कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। छापेमारी के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अनाज में घटतौली पकड़ी है। यहां 50 किलो चावल की बोरियों में महज 48 किलो अनाज मिला, जिस पर मंत्री ने डीएम को संबंधित पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अयोध्या की विवादित ढांचा विध्वंस के आरोपित व पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती की 1 जून को सीबीआई लखनऊ की विशेष कोर्ट में पेशी है। इससे पहले पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई अन्य नेताओं की पेशी होनी थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों के वकील की दलील पर गवाही के लिए 4 जून की नई तारीख तय की है। इस बीच डॉक्टर वेदांती ने कहा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि हाँ, हमने ढांचे को तोड़ा है, लेकिन मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर के खंडहर को तोड़ा था। नए भव्य मंदिर के निर्माण के लिए इसे ध्वस्त किया। कारण हमारे हिंदू समाज में परंपरा है कि भव्य भवन के निर्माण के पहले उस स्थान पर के जर्जर भवन को गिराकर साफ करते हैं। हमने वही किया। फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन लॉकडाउन के बाद पहली बार हवाई मार्ग से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर कोरोना महामारी से बचाव के उपाय के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर लगे सैनिटाइजर टनल को परखा, लेकिन लीकेज की खामी मिली। इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में भोजपुरी में बोला कि एके ठीक करा, नहीं तो केहू भी बानर बन जाई। पर्यावरण विशेषज्ञों का दावा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और यूपी समेत कई राज्यों में आतंक का पर्याय बना टिड्डी दल दरअसल जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पन्न स्थितियों का नतीजा है। साथ ही उन्होंने इन कीटों का प्रकोप जुलाई की शुरुआत तक बरकरार रहने की आशंका जाहिर की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच देश के पश्चिमी राज्यों पर टिड्डी दलों ने धावा बोल दिया है। पिछले 2.5 दशक में पहली बार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इनका जबरदस्त प्रकोप दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में निरीक्षण के दौरान नदारद मिले डॉक्टरों पर नाराजगी जताई। सीएम ने अस्पताल के निदेशक डॉक्टर डीएस नेगी को निर्देश दिया है कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल में नियत समय पर पहुंचे ताकि ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों को सुचारू रूप से इलाज मिल सके। अस्पताल में साफ सफाई नियमित कराई जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। भाजपा नेतृत्व और उसकी सरकारें भी इसे दोहराने जा रही हैं। भाजपा 30 मई को केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर वाहवाही लूटने की तैयारी में जुट गई है। देश प्रदेश में इसके लिए भव्य आयोजन होंगे। यह असमय जश्न तब मनेगा जब कोरोना महामारी से मौतें हो रही हैं और भूखे प्यासे श्रमिक भटक रहे हैं। भाजपा को जश्न मनाने में कोई लोकलाज नहीं है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी है। ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। खुद को बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी का पर्सनल असिस्टेंट बताकर फोन करने का मामला सामने आया है। मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी देवेंद्र कुमार जायसवाल के मुताबिक जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर को अनजान नंबर से फोन कर अज्ञात व्यक्ति ने खुद को मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट बताया। इसके बाद डीएम से कहा कि मंत्री ने उसे फोन कर निर्देश दिया है कि आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे कि वह 10-10 आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराकर अवगत कराए। वाराणसी के बीएचयू लैब से 55 सैंपल का रिजल्ट प्राप्त हुआ। इनमें से 53 रिजल्ट निगेटिव आए, 2 नए कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। इस प्रकार बनारस में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 162 हो गई है। 90 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 68 है। गोरखपुर नगरीय विद्युत वितरण में 43 लाख रुपए के गबन का मामला प्रकाश में आने के बाद शहर के सभी डिवीजनों में बिलिंग की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्य अभियंता देवेंद्र सिंह ने जोन स्तर पर एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी सोमवार तक रिपोर्ट मुख्य अभियंता को सौंपेगी। गड़बड़ी मिली तो संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से शुरू होने वाले निर्माण कार्यों में सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय करने होंगे। निर्माण स्थल पर शराब पीने, गुटखा, तंबाकू आदि खाने पर प्रतिबंध होगा। ऐसा करते हुए पाए जाने पर जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, निर्माण स्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर भी प्रतिबंध होगा। आवास विभाग के कामों पर यह प्रतिबंध लागू होगा। उच्च स्तर पर मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेज दिया गया है।